निर्धारक तत्वों को समझने के बाद अब हम आते हैं अगले बिंदु पर, और वह है भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं या लक्षण भी हम कह सकते हैं क्या हैं, किन सिद्धांतों पर आधारित है। उद्देश्य साफ हो गए, निर्धारक तत्व आप समझ गए, सिद्धांतों का भी हमने पूर्व में जिक्र किया है। अब यहाँ पर उसे एक अलग बिंदु के रूप में हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या हैं। भारत की विदेश नीति की यदि बात करें तो इसकी शुरुआत 1946 सितंबर में हो गई थी। 1946 सितंबर में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट के समय में। और उस समय इंटरिम गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में आते हैं, और इस प्रकार वह स्वयं विदेश नीति के मूल निर्धारक बन जाते हैं, क्योंकि विदेश नीति का आधार रखने का काम ही पहले विदेश मंत्री का था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्धारित किए गए भारत की विदेश नीति के सिद्धांत या विशेषता आज भी बनी हुई हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1946-47 में तत्कालीन विदेश मंत्री ने जिन सिद्धांतों पर अपनी विदेश नीति को आधारित किया था, लगभग वही सिद्धांत यथावत आज भी चल रहे हैं। और इस प्रकार हमारी विदेश नीति में हम एक तरीके से एक निरंतरता देखते हैं। कितने ही अंतर्राष्ट्रीय बदलाव आए हों, कितनी ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हों, लेकिन भारत की विदेश नीति चूंकि उसके राष्ट्रीय हित पर आधारित थी, इसलिए स्थायी थी और इसीलिए वह निरंतर बनी हुई है, सतत रूप से एक। किसी सरकार ने भी, जो भी सरकारें आई, उसने इस पंडित नेहरू द्वारा स्थापित भारत के विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत थे उसको दरकिनार नहीं किया, उसकी उपेक्षा नहीं की। तो आखिर वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जो निरंतर बने हुए हैं। पहला, साम्राज्यवाद और उपनिवेश का सतत विरोध, तीव्र विरोध। दूसरा, विश्व शांति में विश्वास। भारत ने विश्व शांति में अपना अटूट विश्वास दिखाया है, और मात्र ऐतिहासिक परंपरा के कारण ही नहीं बल्कि कुछ ज़रूरतों के कारण भी, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों का समर्थन करना, ये हमारा एक सिद्धांत रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा चाहता है, सैन्य निपटारा नहीं, सैन्य हल नहीं, क्योंकि भारत स्वयं सैन्य दृष्टि से कमज़ोर रहा है। इसलिए शांतिपूर्ण निपटारे की बात करते हुए यह प्रयास करता है कि विश्व में शांति बनी रहे, और यदि विश्व में शांति है तो भारत के आर्थिक विकास के लिए भी वह फायदेमंद होगा। चौथा सिद्धांत, रंग भेद का विरोध। इसके पीछे भी भारत के इतिहास को देखा जा सकता है, भारत के इतिहास का प्रभाव देखा जा सकता है। रंग भेद अर्थात क्या? जिसे हम अंग्रेजी में अपार्थीड कहते हैं। रंग भेद की नीति जिन देशों में थी, वहाँ जो देश के मूल निवासी थे उन्हें काले, ब्लैक्स कहा जाता था, और गोरे लोग के द्वारा उसमें शासन था। तो काले गोरों के बीच में रंग भेद के तहत भेदभाव था, सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव आदि आदि। जैसे भारत में जाति प्रथा को लेकर बहुत सारे भेदभाव हुए, ऐसे ही कई देशों में रंग को लेकर गोरे लोगों ने ब्लैक्स पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी, उन्हें कई तरह के अधिकार नहीं दिए गए थे, समाज में उन्हें समानता नहीं दी गई थी। भारत ने इस रंग भेद की नीति का सख्त विरोध किया, क्योंकि भारत घरेलू मामलों में इन्हीं मुद्दों पर आधारित जाति प्रथा का सख्त विरोधी रहा है।
तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस प्रभाव का असर भारत की विदेश नीति में साफ दिखाई देता है और इसी के तहत उसने रंग भेद का सतत विरोध किया। पांचवा सिद्धांत, बिना शर्त हम विदेशी सहायता लेने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन किसी तरह की शर्त यदि उस पर लगी हो तो हम उन शर्तों के कारण ऐसी सहायता अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि ये शर्तें भारत की सार्वभौमिकता या जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं, उस पर चोट पहुंचाएगी। तो हमारी विदेश नीति का एक सिद्धांत क्या बना? बिना शर्त विदेशी सहायता लेना, तभी लेना जब उस पर कोई शर्त ना हो, और विदेशी सहायता से इनकार ना करना यदि उसमें कोई शर्त ना हो। छठवां, गुट निरपेक्षता की नीति, जिसका जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं और आगे इस पर हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे, तब आप बेहतर समझेंगे कि ये हमारी विदेश नीति का कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत था। सातवां, किसी भी देश की विदेश नीति का मूल सिद्धांत होता है उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा और सुरक्षा में वार्धक्य। वही बात भारत के लिए भी लागू है कि हमारी विदेश नीति इस आधार पर, इस नींव पर आधारित थी कि वह राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करे। आठवां, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन हम सदैव करते रहेंगे। उसकी ज़रूरत भी थी, उसकी अनिवार्यता भी थी भारत जैसे कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अविकसित देशों के लिए। नौवां, भारत सतत रूप से शस्त्रीकरण का विरोध करेगा और निःशस्त्रीकरण का समर्थन करेगा। इसके पीछे भी भारत की सैनिक कमजोरी कुछ हद तक कारण थी। भारत की भौगोलिक जो उसकी सीमाएं, परिसीमाएं हैं, वो भी कुछ हद तक इसका कारण थी। तो भारत हमेशा शस्त्रीकरण का विरोध करेगा, क्योंकि शस्त्रीकरण अर्थात अपनी आय का बहुत कुछ खर्च सेना और उसके नवीनीकरण पे खर्च करना। भारत जैसा देश जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था, जिसे ज़रूरत थी कि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देश के नागरिकों के आर्थिक विकास में लगाए, वह कतई सुरक्षा के नाम पर इतना ज़्यादा खर्च करने की ताकत नहीं रखता था और इसीलिए वह सैन्य खरीदी बिक्री के खिलाफ था, अर्थात शस्त्रीकरण के खिलाफ और निःशस्त्रीकरण का पक्षधर। और अंतिम जो उसका सिद्धांत था वह साधनों की पवित्रता। साधनों की पवित्रता का क्या मायने है? हम जो भी लक्ष्य प्राप्त करें, लक्ष्य पवित्र हों, लक्ष्य साफ हों, अच्छे हों, वहाँ तक तो ठीक है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो मार्ग अपनाया जाए वह मार्ग भी एक तरीके से पवित्र होना चाहिए। ऐसा हमारी विदेश नीति का सिद्धांत माना गया। गलत मार्ग से, गलत तरीके से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं करेंगे, ऐसा हमारी विदेश नीति में स्पष्ट है। महात्मा गांधी ने भी स्वयं इस बात को बार बार कहा है कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, दोनों पाक होने चाहिए। जितने महत्वपूर्ण उद्देश्य है उतना ही महत्वपूर्ण वे साधन भी हैं जिसके जरिए उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो हमारी विदेश नीति का एक सिद्धांत है पवित्रता, साधन की पवित्रता। इस प्रकार इन 10 सिद्धांतों पर हमारी विदेश नीति आधारित है। 11वां सिद्धांत क्या है? इसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूं। पहले मैंने बताया था पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का सिद्धांत क्या है? पहले तो आप ये समझ लें कि भारत इस सिद्धांत का मात्र समर्थक ही नहीं रहा बल्कि इसका प्रवर्तक भी रहा है। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन के बीच की संधि का परिणाम है, जो 29 अप्रैल 1954 में हुई थी
कब? 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, इनके बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर 5 बिंदु रखे गए थे और उस पर सहमति। ये 5 बिंदुओं पर हम थोड़ा सा नज़र डालें क्या थे। ये 5 बिंदु थे, इसलिए इसे पंचशील सिद्धांत कहते हैं। तो वो 5 सिद्धांत क्या हैं? पहला, किसी की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। देश की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। दूसरा, अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करने पर सिद्धांततः सहमत होना, अनाक्रमण। तीसरा, अहस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस, किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल ना देना। ये अंदरूनी मामला क्या होता है? कल्पना करिए, भारत के अंदर 2 राज्यों के बीच कुछ समस्या है या 2 धर्मों के बीच में कुछ समस्या आ गई, समाज के 2 वर्गों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तनाव आ गया, तो कोई अन्य देश इस मुद्दे पर अपना कुछ बयान देके किसी एक पक्ष, किसी एक गुट का समर्थन करे तो वो गलत है। उसे किसी अन्य देश को कतई अधिकार नहीं है कि भारत के अंदर उपजी समस्या पर किसी तरह की वो टिप्पणी करे, और यदि ऐसा करता है इसका मायने है कि वह भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, और ऐसा करते हुए वह किसी एक पक्ष के प्रति अपना झुकाव दिखा रहा है, जो गलत है। तो इसका तीसरा सिद्धांत था पंचशील का, एक दूसरे के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप न करना, अर्थात अहस्तक्षेप। चौथा सिद्धांत, समानता, एक दूसरे को बराबर मांगना। यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी भी दृष्टि से किसी भी राष्ट्र को अपने से कमजोर न आंकने का सिद्धांत। ये मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए बहुत जरूरी था। और 5वां और अंतिम था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसमें सभी देश स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आंतरिक और अपनी विदेश नीति की दिशा बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। आंतरिक और विदेश, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों का निर्धारण करने के लिए हर देश स्वतंत्र है, किसी तरह का उसमें दखल नहीं, और वे अपने आदर्शों के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन 5 सिद्धांतों को भी हम भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में जोड़ सकते हैं, और ये जो संधि थी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। 1954 29 अप्रैल चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के बीच। बाद में तो ये पंचशील का जो सिद्धांत है वह सर्वमान्य हो गया। पंचशील के सिद्धांत को विश्व के अधिकतर देशों ने मान्यता दी, क्योंकि ये वे सिद्धांत थे जिसको सभी देशों ने पाया कि वह पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाए रखने के लिए आदर्श सिद्धांत हैं। तो इसे एक तरीके से आदर्श सिद्धांत मानते हुए विश्व के अधिकतर देशों ने इसे अपनाया। और इसके प्रणेता कौन थे? हमारी विदेश नीति के नीति निर्धारक पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों की यदि बात करें तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, या बल्कि कहना चाहिए एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी था कि भारत अपनी विदेश नीति के तहत ये सदैव प्रयास करेगा कि अफ्रीका और एशिया के देशों में एकता बनी रहे। उसकी जो विदेश नीति थी वो इस बात पर जोर दे रही थी सतत रूप से कि एशिया के देश और अफ्रीका के देश ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए
और उसका कुछ कारण भी था। तात्कालिक कारणों की यदि बात करें तो भारत 1947 में स्वतंत्र होता है और उसी के आसपास बहुत सारे अफ्रीका और एशिया के देश, जिनकी संख्या लगभग 100 हो सकती है, वे भी स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि साम्राज्यवाद की समाप्ति का काल था, उपनिवेशवाद की समाप्ति का ये काल था और तथाकथित जो साम्राज्य थे वे सिमट कर अपने अपने क्षेत्र में सीमित हो गए थे। तो अफ्रीका के हम देखते हैं बहुत सारे देश, ये नवोदित राष्ट्र, और एशिया के भी ऐसे नवोदित राष्ट्र, इनमें कुछ समानताएं थीं। पहली समानता तो जो मैंने बताया कि ये सभी भारत ही जैसे इसी काल में स्वतंत्र हुए थे, लंबी गुलामी के बाद। दूसरी समानता इनमें ये थी कि चूंकि ये लोग उपनिवेश थे, भारत की तरह साम्राज्यवादी ताकतों के उपनिवेश थे, ये सब बड़े शोषित राष्ट्र थे, और शोषित होना मतलब अत्यधिक निर्धन थे, अविकसित थे। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात इनमें थी, वे संसाधनों से भरे पड़े थे, प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े थे ये क्षेत्र, लेकिन इनका दोहन साम्राज्यवादी ताकतें अपने क्षेत्र के विकास के लिए की थी और मात्र कच्चे माल के रूप में इन सब देशों से माल ये अपने अपने मूल देशों में ले जाते थे। इस 3-4 चीज़ों की समानता का परिणाम ये कि भारत इन देशों को अपने समकक्ष, अपने साथ देखता था, और ये देश भी, अफ्रीका और एशिया के देश भी, भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखते थे जो नवोदित राष्ट्रों को नेतृत्व दे सके, दिशा दे सके। तो भारत की विदेश नीति का एक बहुत अहम अंग था एशियाई अफ्रीकी एकता पर बल। भारत सदैव स्वतंत्रता को स्थायी बनाने की पैरवी करते रहा। स्थायी बनाने का अर्थ ये कि अब ये हम सुनिश्चित करें कि आगे भविष्य में हम फिर साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल में ना आ जाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे से आर्थिक और तकनीकी कोऑपरेशन करें, और ऐसा करते हुए विकास करें। एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता को ठोस रूप देने के लिए, एक कॉमन मंच पे लाने के लिए समय समय पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा, और भारत जो है वो सदैव इन सम्मेलनों के माध्यम से एशिया की एकता पर बल देता रहा, अफ्रीका की एकता पर बल देता रहा, और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की विचारधारा का प्रखर विरोधी रहा। अपने स्वर सदैव इसके विरोध में मुखरित करता रहा। मैंने जो सम्मेलनों की बात की, 1-2 उदाहरण देखें। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, उसी तारतम्य में हमारी इस विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में ही हुई थी। भारत ने नव उपनिवेशवाद की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाई। अब ये नव उपनिवेशवाद क्या है? अंग्रेजी में से कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। ये एक नए ढंग की, पुराना जो उपनिवेशवाद जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, वह ऐसा उपनिवेशवाद था जिसमें शोषण, कच्चे माल का दोहन ये मूल था। पर नव उपनिवेशवाद कुछ अन्य प्रक्रिया थी। ये शीत युद्ध का परिणाम थी। एक मायने में हम कह सकते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ ये इन राज्यों को, इन नए राष्ट्रों को अपने अपने खेमे में इसलिए नहीं रखना चाहता था कि इससे उनको कुछ फ़ायदा होगा, आर्थिक दोहन का फ़ायदा होगा, बल्कि इसलिए कि इससे इनकी वर्चस्वता में वृद्धि होगी। किनकी वर्चस्वता में? ये 2 ध्रुवों की। देशों का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसी जो उपनिवेशवादी भावना जो आई, जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम कह सकते हैं पनपने लगी, वह कहलाती है नव उपनिवेशवाद। इसमें भी भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1949
इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। नेहरू ने इंडोनेशिया के बांडुंग में एशियाई और अफ्रीकी देशों के सम्मेलन के आयोजन की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। बांडुंग सम्मेलन 1955 ये इंडोनेशिया में हुआ था और इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से ही जाना जाता है, जहां पे पंचशील के सिद्धांत को और ज़्यादा विस्तारित किया गया था। ये सम्मेलन अफ्रीका और एशिया के देशों की एकता का आधारशिला बनी। इसमें 29 देशों ने भाग लिया, जिसमें 23 एशियाई देश थे और 6 अफ्रीकी देश थे। अफ्रीकी देशों की तुलना की उपस्थिति उस हद तक कम थी क्योंकि वैसे तो बहुत सारे राष्ट्र वहाँ स्वतंत्र हो चुके थे और हो रहे थे, उस प्रक्रिया में थे, लेकिन किसी कारणवश सभी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन एक शुरुआत तो हुई थी। पहला सम्मेलन होने की दृष्टि से इसे हम सफल सम्मेलन मान सकते हैं, क्योंकि ये अपने तय 2 महाद्वीपों के समकक्षी देशों का एक तरीके से पहला सम्मेलन था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का। इसमें नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन करते हुए उसे अपनाए जाने की बात पर जोर दिया, गुट निरपेक्षता। और इसकी सफलता से ही प्रोत्साहित होकर नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति गुस्ताव टीटो से वरोनी के स्थान पर बातचीत की और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बांडुंग सम्मेलन पहला अफ्रो एशियन सम्मेलन, वहाँ से हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नींव आधार रखे जाने की शुरुआत देख सकते हैं, क्योंकि बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नीति जो पंडित नेहरू ने प्रतिपादित की थी, उसका सभी नवोदित राष्ट्रों ने स्वागत किया था और उसी से प्रेरणा लेकर उत्साहित होकर इन 3 विश्व नेताओं ने, जिनका नाम मैंने लिया, इन्होंने फॉर्मल तरीके से 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व रखा बेलग्रेड में। यूगोस्लाविया की राजधानी थी बेलग्रेड। इसमें मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के नवोदित राष्ट्र ही शामिल थे। तो इस प्रकार पहले अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस की सफलता और उसकी महत्ता पर हमने संक्षिप्त में जानकारी ले ली।